अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। आज सुबह का आगाज करते हैं। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं आमना खटाना। सत्ती, क्यों इतने आज आप चार्ज हुए हैं, इतने एनर्जेटिक क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसलिए कि मैंने गाड़ी में फ्यूल टैंक फुल करवा लिया था 12 बजने से पहले, और मुझे वो जो पेट्रोल का झटका आज से 3 दिन बाद लगेगा वो कल नहीं लगा। मैं यही बात करने वाली थी कि जी झटका तो लग गया है। बिल्कुल जी, झटका लग गया जी। 12 रुपए कीमत बढ़ा दिया, 12 रुपए 3 पैसे। और उसके बाद अब आप देखें उसके जो बाकी असरात आएंगे, जो बाकी कीमतों पे असर पड़ेगा, बाकी अशिया की कीमतों पे असर पड़ेगा। लग्जरी आइटम्स पे तो डेफिनेटली पड़ता ही है। खाने पीने की अशिया बढ़ेंगी, दूध बढ़ेगा, सब्जी, जो भी चीज ट्रांसपोर्ट होगी जिसमें गाड़ी में पेट्रोल सर्फ होगा, हर किसी की कीमत बढ़ जाएगी। तो आप घबराएं? कीमत कभी भी कंट्रोल नहीं होती, प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा। असी जाइए तो कितने जाइए। नहीं, आप घबराए कि नहीं? अब पता नहीं, मैं वजीर आजम साहब के बयान का इंतजार करूं जिसमें वो बताएंगे। हम घबरा गए हैं, हम घबरा गए हैं क्योंकि कीमतें आसमान को पहुंची है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि आलमी मार्केट्स में भी कीमतें बढ़ी हैं। कल मेरी बात हो रही थी अपनी बहन से और वो ये कह रही थी कि दुबई में भी 3 दिरहम जो है वो कीमत बढ़ी है। अच्छा। सो अगर देखा जाए जस्टिफाइड है फिर तो। हाँ जस्टिफाइड है। लेकिन बहरहाल बात ये है भाई कि लास्ट टाइम जब 1 फरवरी को कहा यह जा रहा था कि कीमतों में इजाफा होगा और गवर्नमेंट ने नहीं किया था, तो दैट वाज अंडरस्टैंडेबल कि उन्होंने अपने टैक्सेस बहुत हद तक कम किए थे, इजाफा नागुज़ीर था, लेकिन अब उन्होंने किया है। लेकिन एक साथ 12 रुपए का जो झटका लगता है ना, आप सोच नहीं सकते कि कितना परेशान कौन होता है। लेकिन ट्विस्ट ये आया कि कल वजीर आजम के पास जब समरी गई तो वजीर आजम इमरान खान साहब ने वापस वजारत खजाना को भिजवा दी और मुस्तरद करके भिजवा दी कि इस पे नजरसानी करें, आप नजरसानी करें। लेकिन उसके बाद से एकदम से खबर चली कि मंजूर हो गई है भाई ये समरी। खैर बहरहाल अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, सुबह सुबह जब ऐसी चीजें आती हैं तो मोटिवेट करना खुद को बड़ा मुश्किल होता है। बंदा कहता है कि यार क्या करें, घर से कैसे निकलें। मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग भी किया कीजिए, मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। कभी ना कभी तो आसानी आएगी। साइकिल पर आ जाए आप। बिल्कुल जी, हाँ साइकिल पर आ जाए, मोटिवेट करें। साइकिल पे वर्कआउट आप करते हैं, जिम पे आप अपनी फीस खर्च करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, साइकिल पे आ सकते हैं। बस ये है कि हालात थोड़े से ठीक हो जाए। नए एडिशनल आईजी आए हैं कराची के या दीगर जो भी शहर जहाँ पर लोग इफेक्ट हो रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कराची शहर, तो आई होप कि वो चीजें बेहतर हो जाएं। मजीद बात करेंगे, लेकिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे टॉप स्टोरीज की जानिब। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे महंगा। पेट्रोल 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 9 रुपए 53 पैसे इजाफे के बाद 154 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ की चौधरी परवेज इलाही को बड़ी पेशकश। एक साथ चलते हैं, मैं खुद वजीर आजम और आपको वजीर आला बनाते हैं। पैगाम मुश्तरका सियासी दोस्तों के जरिए पहुंचाया गया। कुपवाड़ा की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों को पढ़ाने का मिशन। असातिज़ा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। असातिज़ा 300 कैदियों को तालीम देंगे। तालीम और इखलाकी किरदार को बेहतर बनाने के लिए तरबियत गाह भी कायम की जाएगी। हाँ जी, तो टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा कर ली। अब सोचें, हमें कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें पता है कि हमें क्या करना है। इतनी खामोशी क्यों है? ये क्या पेट्रोल के असरात हैं? हाँ जी, बताएं। सब परेशान है, घबराहट है, घबराहट का शिकार हो गए हैं। लेकिन नहीं, घबराना नहीं है। लेकिन बहरहाल क्या करें कि परेशानी है। गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और IMF ने जिस शिकंजे में हमें कसा है उसके असरात हैं, जिसमें टैक्सेस में भी इजाफा होगा, पेट्रोलियम प्राइसेस में भी इजाफा होगा। हम अब अपने सोलो कैंप्स में देखेंगे। और इसके साथ साथ जनाब, जो 1 लीटर पेट्रोल है तकरीबन 160 रुपए का हो गया है। मतलब कुछ पैसे दे डोंट इवन मैटर, क्योंकि वो पेट्रोल पंप वालों ने तो ऐसे ही वसूल करना है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम डीजल की कीमत की बात करें तो 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर उसमें इजाफा हुआ है और नई कीमत जो है वो 154 रुपए 15 पैसे हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत 10 रुपए 8 पैसे बढ़ा दी गई है। लेकिन बात ये हो रही थी कि IMF ने जो शराइत रखी हैं उसका पूरा करना जरूरी है। लेकिन वजारत खजाना कल ये भी कहते रहे, वजीर खजाना ने कल ये कहा कि हम IMF की तमाम शराइत पूरी नहीं कर सकते। यानी हम अपनी अवाम को मजीद मुश्किलात में नहीं डाल सकते। अभी नहीं, वो यही करते रहते हैं ना। अभी नहीं फिर कब कर तो दिया, मतलब एक थप्पड़ मार मार के पीछे हटते रहते हैं। अब तो हो गया। अच्छा जी,
आलमी मंडी में अगर हम बात करें तो खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल से जायद हो चुकी है, तो ये असरात भी हैं, ये फैक्टर्स हम इसको नहीं साइड पे कर सकते। हाँ। सत्य ये है, हाँ, हर जगह महंगाई देना में है तो इजाफा देना है, पैसे क्या करें, महंगाई में इजाफा हो रहा हंसते है। हुए भी देना है, रोते हुए भी देना है। लेकिन एक चीज है, देखें पीपल्स पार्टी के दौर में 2011-12 में भी जो फी बैरल कीमत थी वो यही थी, अच्छा। 80 से 90 के दरमियान। मसला ये था कि उस वक्त जो डॉलर था वो इतना महंगा नहीं था। अब ये जो डॉलर इतना महंगा है तो कन्वर्जन रेट की वजह से हम ज्यादा सफर कर रहे हैं। हाँ। तो फिर ये मसले मसाइल है। अब जुलाई तक जो प्रिडिक्शन की जा रही है तो वो आवाम के लिए भी बहुत तकलीफदेह होगी और जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी बहुत परेशान को नंबर होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि $125 फी बैरल तक अगर हुआ तो ये कीमतें तो 200 से ऊपर चली जाएंगी। बिल्कुल ऐसे, और खाने पीने की अशिया भी महंगी होंगी। हाँ मुझे जी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज का है। हाँ जी, आई एम फूडी। आप खुद ड्राइव नहीं करती ना इसलिए। ये तो है, लेकिन ड्राइव नहीं करती, लेकिन स्टिल आपको परेशानी तो होती है क्योंकि पूरे घर का बजट मुतासिर होता है। हर चीज इससे इफेक्ट होती है। जो अभी आप देखिएगा कि गाड़ियों के जो किराए होंगे वो किस तरीके से इफेक्ट होंगे। डीजल भी ₹9.53 महंगा हुआ है और ₹154 का हो गया है, और हर चीज को रिलेट किया जाता है। आज खुद किराए बढ़ा दिए जाते हैं, भले बस जो है वो सीएनजी पे चला रहे हो, किसी और मीन्स पे चला रहे हो, रिक्शों का किराए से लेके उबर सब करीम चीजें। बढ़ जाएगी। अब मैं चले जी, गाड़ी जी। नहीं ड्राइव करती, उबर करीम जी जी बिल्कुल, ऐसी सर्विसेज जो हाँ। कि आपको सफरी सहूलियात मुहैया करती हैं, उन सब के रेंट्स और उनके किराए वगैरह बढ़ जाएंगे, ट्रिप ये के किराए बढ़ परेशानी जाएंगे। दाहक है। तो बहुत से मसले मसाइल हैं। तो बहरहाल क्या किया जाए फिर अब? इसका हल ये है हम्म कि सब्र का दामन आप थामे रखिए हम्म और शुक्र अदा करते रहिए। हाँ। क्योंकि आप सांस ले रहे हैं इस आज़ाद मुल्क में, बिल्कुल जहाँ पे कानून की हुक्मरानी भी है, बिल्कुल। जहाँ पर आप अपनी मर्जी से अपने राइट्स को एंजॉय भी कर रहे हैं। कानून की क्या नहीं हुक्मरानी कर है। आप वाज दैट अ जोक और यू वर सीरियस? नहीं, आपको समझ नहीं आई? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि वाक़तन बज़ाहिर है, लेकिन जिस तरीके से कानून पे कवानीन पे अमल दरामद होना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे देखिए होने जी, चाहिए। मैं बात कर रही थी सियासी जुबान में। अच्छा, सियासी यू जुबान वर में तो- बीइंग डिप्लोमेटिक। हाँ, मैं सियासी जुबान में बात कर रही थी क्योंकि हमारे सियासतदान तो ऐसी बातें करते हैं, सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। तो अब सब अच्छा चलने की बात करते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने ये बात फिर कर दी है कि काफ लीग जो है उनके साथ ये कहा जा रहा है कि काफ लीग और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और उसमें ये शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर रख दी क्या? परवेज इलाही साहब के सामने कि आपको हम वजीर आला पंजाब बनाएंगे, चल खादमे चलिए आला दुनिया दे उस पंजाब, नुकड़े खादमे आला पंजाब। जितने तुसी वजीर आला थे मैं वजीर आज़म मैं हुआ। वजीर आजम हूंगा, ठीक मतलब है। वो डिसाइड कर रहे हैं कि मैं वजीर आजम हूंगा, आप वजीर आला होंगे, तो चलिए दोस्ती का हाथ। अच्छा, जिंदगी बढ़ाते का हैं एक बड़ा बार हिस्सा, फिर। मतलब कितनी शायराना गुफ्तगू है। जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार लिया, हाँ। अब बाकी हिस्सा साथ गुजारते हैं। क्या सही बात है। है जी, क्या बात है, मतलब वेरी इंस्पिरेशनल, बड़ा अच्छा, मजेदार कल है। तक हमें लग रहा था कि जी काफ लीग की जो पोजीशन है वो क्लियर हो गई, वो इस सेंस में कि मोनिस इलाही साहब ने बड़े दबंग अंदाज में ये बात की कि जी आप अपने वुज़रा को कहिए कि घबराएं नहीं और तगड़े अंदाज में इनको समझा दीजिए वजीर आजम साहब, हम आपके साथ ही हैं। ये मेल मुलाकातें तो होती रहती है, लोग आते हैं, हमने तो वेलकम करना होता है। लेकिन कल फिर ये खबर आ गई कि जी शहबाज शरीफ साहब और काफ लीग में खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी है और ये पैगाम उसके बाद भी पहुंचा हुई है? दिया गया। अब पता नहीं, ये तो हम अपने जो पैगाम तो हमारे किसी साथ वो तो होते हैं हमारे ना। नुमाइंदे उनसे पूछेंगे कि जी मुलाकात बाद में हुई, पहले ये पैगाम पहुंचाएगा, अच्छा क्या देखिए, हुआ? वो भी हैरान हुए हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, वो हैरान उन्होंने कहा हुए कि भाई क्या करना जी। है। तो इसी सियासी पेशरफ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त बराह रास्त वीडियो लिंक के जरिए हमारे खब्बे पासे तशरीफ लाए। ये भैया, ये जो ऑफर आई है, मतलब इस पे तो हम भी हैरान हैं, तो परवेज इलाही साहब तो बहुत ही हैरान और परेशान हो गए होंगे, बताएं जरा इस बारे में हमें। बिल्कुल इशफाक हैरान परेशान हैं और इसीलिए आज मुस्लिम लीग काफ ने मुशावरती इजलास भी बुला लिया है, क्योंकि बहरहाल ये बहुत बड़ी ऑफ़र है और मुस्लिम लीग काफ की कह लें कि एक दफ़ा वज़ारत आला उन्हें मिली, उसके बाद उनकी एक ख्वाहिश भी रही, होनी भी चाहिए पॉलिटिशियन की, लेकिन मामला थोड़ा सा इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त एक इत्तेहाद में हैं, 3.5 साल हो गए हैं, इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ा था पीटीआई के साथ मिलके। तो फिर एक मोनिस इलाही साहब ने जो एक पोजीशन ली है, उसके बाद भी मामला इतना आसान नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को ओके कर देंगे। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने मुशावरती इजलास बुलाया है और ये हुआ ये था, ये जो ऑफ़र है, पहले तो जो 2-3 रोज़ पहले मुलाकात हुई थी वो एक सीबीएम के तौर पे थी, क्योंकि
तलखियाँ आपस में बहुत ज़्यादा थी, वो कम करने के लिए थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को आपको पता है जल्दी बहुत है, तो उससे एक दो रोज़ बाद ही उन्होंने ऑफ़र भी जी केसेस का सामना भी है। 18 फरवरी को समाअत भी है ना शहबाज शरीफ साहब की। जी जी आमना बिल्कुल, केसेस वही जल्दी है और इनको क्या है। और देख लें मुस्लिम लीग नून में भी जल्दी शहबाज शरीफ और उनके हमनवा या हम ख्याल जो हैं उनको है, सारी जमात को नहीं है। और ना ही सारी जमात कोई वोट मांग रही है, किसी को कह रही है। इवन पीपल्स पार्टी अब थोड़ा पीछे हट गई है, ठीक है वो सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन वो वोट नहीं मांग रहे। इस वक्त शहबाज शरीफ अकेले ही हैं और बड़ी बड़ी ऑफर्स करवा रहे हैं। तो उन्होंने उन्हें कहा, जो पैगाम पहुंचाया परवेज़ इलाही को, और कहा कि नीचे पंजाब आप संभालें और ऊपर मैं खुद वज़ीर आज़म हूँ। क्योंकि जिस तरह अगर चौधरीज़ की कोई कह लें ख्वाहिश या कोई है, लेकिन उससे कई ज़्यादा ख्वाहिश और पुरानी शौक़ जो है वो शहबाज शरीफ को है, वो वज़ारत उज़्मा किसी तरीके उन्हें वज़ीर आज़म। चले लेट्स सी के हाउ दिस पैन्स आउट, क्योंकि अभी ऑफर दी गई है, आगे से क्या जवाब देते हैं। जाहिर है कि स्पीकर असेंबली से ज़्यादा बेहतर है वज़ीर आला बनना, क्या कंसिडर करेंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, अब ज़रा सियासी मैदान से खेल के मैदान का रुख करते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान सुपर लीग का एक अहम मैच हुआ जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी, एंड आई वाज सपोर्टिंग प्राउडली पेशावर ज़ल्मी। वो आपने तेजी दिखाई ना कल, आपने पहले ही पेशावर ज़ल्मी, आपको पता था कि ये अच्छा खेल रही है, तो मैंने पहले, और फिर आपने मुझे कहा कि आप क्वेटा को रख लें। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो मासूम सी, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर क्या हो सकता है। अच्छा जी, कल के मैच की बात, कल का जो मैच था 22वां ये PSL 7 का मैच था। क्या बात है। और पेशावर ज़ल्मी ने 186 जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जो टारगेट दिया था वो 186 का था, जिसके ताकुब में कल जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने खेला तो 161 जो है वो स्कोर कर सके और 24 रन से वो हार गए। अच्छा, मैं एक चीज पे हैरान हूँ, हालांकि मतलब एक प्लेयर आपकी टीम का 99 रन बनाए, 99 रन स्कोर किया, और उसके बावजूद आप 186 ना बना पाए, तो इससे ये साबित होता है कि बाकी टीम ने कुछ भी नहीं किया। बताएं तो सही, किस प्लेयर ने बनाया। मतलब विल स्मिथ ने 99 रन की शानदार बरकरफ्तार। मुझे इनके लिए इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट इन्होंने 97 स्कोर किया था, तब भी ये 100 नहीं कर पाए। किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग कोई मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो 1 रन से रह जाएं या 3 रन से रह जाएं, दूसरे को खुशी भी बड़ी होती है। दूसरी साइड से भी तो सोचें। अच्छा, उस्मान कादिर ने 3 विकेटें हासिल की, शोएब मलिक ने 58 और हुसैन तलत ने। शोएब मलिक क्या शानदार उनका ये जबरदस्त उनकी बैटिंग का एक फॉर्म चल रही है कि ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट। अच्छा, बेन कटिंग ने 14 गेंदों पर 36 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली और इसमें सोहेल तनवीर के साथ उनका थोड़ा सा तनाजा भी हुआ। जी, कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। शाइस्ता जो एक क्या कहते हैं उनको, हरकत का तबादला अच्छा नहीं, ये जो वो वाली जो कहते हैं कि अजीब किस्म की गैर मुनासिब हरकत थी, ये इस मैच में नहीं, इसमें 2018 से थोड़ा सा इसमें एक होने लगी थी, एक हीट मूवमेंट हमने देखा कि वो हुआ, लेकिन उससे पहले एक लीग में ये दोनों इकट्ठे थे। इनकी हिस्ट्री है 2018 की, और उसमें भी बेन कटिंग को जब इन्होंने, बेन कटिंग ने इनको छक्का लगाया सुहेल तनवीर साहब को। एक तो आप छक्का लगा रहे हैं, फिर आप गैर मुनासिब इशारा कर रहे हैं। नहीं, पहले इन्होंने जब इन्होंने आउट किया ना सुहेल तनवीर साहब ने, तो फिर स्टार्ट ऐसे हुआ था कि बेन कटिंग ने छक्का मारा, उसके बाद इन्होंने उसको आउट किया, तो फिर इन्होंने किया। नहीं, पहले उन्होंने इशारा किया छक्का मारने के बाद, फिर इन्होंने उसका तबादला किया। वो स्टार्ट, हाँ, ये तो अभी रिसेंटली है ना, ये अभी 27 रन एक ओवर में जब दिए थे, अब इस पे वो उसके बाद उन्होंने, जब आप देखें कि नाशाइस्ता हरकत हुई, लेकिन सुहेल भाई साहब आराम से आके उनसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम, क्या क्यों तुमने क्यों किया। उसने कहा बताता हूँ, 2018 में तुमने भी मेरे साथ ऐसे किया। फिर उसके बाद अगले ओवर में नसीम शाह के ओवर में जब कैच आउट किया उन्होंने। अच्छा, ये जो है वो मैच है पुराना, हम आपको दिखा रहे हैं कि जिसके अंदर ये हम वो इशारे नहीं दिखाएंगे, बस समझ जाए ना, उसमें हाथों का इस्तेमाल होता है, हाथों की चंद उंगलियों का। अच्छा, एक और चीज कल के मैच की मैं बात करूंगी, उस्मान कादिर साहब की। उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। ये कहा जाता रहा कि जी पर्ची हैं और इस तरह की बातें उनके बारे में होती रही। कल उन्होंने जब उमर अकमल को आउट किया, उसके बाद उन्होंने एक पेज, एक कागज का टुकड़ा लहराया जिसपे लिखा हुआ था अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अच्छा, तो ये चीज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, वो पेज उन्होंने ग्राउंड में निकाला था, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो ये भी एक बड़ा अच्छा मोमेंट था कल, हमने देखा कि मतलब उन्होंने
आप किसी को तनकीद का निशाना मत बना दिया करें, खुद अच्छा, से शुक्र डिसाइड करें। मत कर दिया करें कि वो टैलेंट की बेस पर आया है, पर्ची की बेस पर आया है। कल उन्होंने अपनी इतनी अच्छी बड़ी परफॉर्मेंस दी अच्छी है। बात है। देखें क्या नाम है उसका, सही टाइम पे उन्होंने सही पर्ची निकाली। अब सोचें मेरे जैसा बंदा होता तो न जाने कौन सी पर्ची निकल के सामने आ जाती, कौन सी? उस पे कुछ और लिखा होता, यू नेवर नो। तो बहरहाल अच्छी बात है उस्मान हाँ, कादिर, आपसे आपने कुछ भी अच्छा expect कर खेला सकते हैं। और सही वक्त पे सही पर्ची निकाली, ओके। लेकिन ये भी साबित किया कि आप पर्ची नहीं है। तो अब आज के मैच की बात करते हैं। चलें जी, बताएं, आज बताएं, का बताएं। आज 23वां किसका मैच, कराची किंग्स, कराची के शेर एक बार फिर मैदान में उतरेंगे, सामना करेंगे सबसे तगड़ी टीम का, धाड़ने को अब तैयार हैं, कह दें, सुल्तान्स। कह दें। मुल्तान सुल्तान्स का आज मुकाबला होगा जी कराची किंग्स के साथ। बिल्कुल। और अब अच्छा, देखते ये हैं। जो इवेंट रहा है ना, इसमें शुरू से ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग इस तरह से रहा कि वो कराची किंग्स को जो इंजरीज का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स और स्टाफ कोविड Bad का लग रही है शिकार हमारी है, पूरे एक बैड throughout पैच the- रहा। Exactly। लेकिन बहरहाल और ये होता है, ये जरूरी नहीं है कि और इसमें आप से सीखते हैं उठेंगे इससे। इंशाल्लाह। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है आप देख लें कि सिर्फ एक मैच हारी है अभी तक, टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म में है। लाहौर और कलंदर्स से। मोहम्मद रिजवान, ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट। आप ये देखें कि दोनों साथ ओपन करते हैं और ये बाद में बाबर आजम शिकवा जरूर करेंगे रिजवान। कि यार ये अच्छी बात नहीं है कि हम दोनों कंसिस्टेंटली T20 में हमारी परफॉर्मेंस रही। और अब फिर आप बाबर देखो सीनियर कि भी है ना, तो फिर वो भी होता है, एक सीनियर जूनियर वाली मोहब्बत भी साथ में होती है। तो चलें, लेकिन इस टाइम जो मुल्तान सुल्तान्स है वो फुल फॉर्म में है और आज देखते हैं कि किसकी किस्मत में जीत है। अच्छा, और वैसे एक किसकी चीज है कि किस्मत में मुल्तान को हरा दें तो शायद थोड़ा सा वो कहते क्या हैं कि होगा? लोगों को तसल्ली हो जाए कि चलो यार टूर्नामेंट की ठंड सबसे बढ़ कामयाब टीम थोड़ी सी। वो होता है ना कि इंडिया के साथ नॉर्मली, इसको तो हम कंपेयर नहीं कर सकते उस हाँ, चीज से, अच्छा। लेकिन इंडिया के साथ जब मैच होता था, भले 9वें नंबर के लिए हो, पूरे पहले दूसरे तीसरे पे कोई और हो, तब भी हम खुश होते थे हम कि यार कहते चलो थे, इंडिया से अच्छा, जीत गए। बल्कि वर्ल्ड कप में हमारी क्या बात थी जब हम ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, हमने कहा था कि जी हम इंडिया से जीतें, उसके बाद चाहे आगे जाए ना जाए। तो ये चलें वाला जी। सिचुएशन अभी चल रही है जनाब। अच्छा जी, अब जरा हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा सर्दियों के मौसम के हवाले से, जो वैसे तो हमारी गिरफ्त से अब दूर होता जा रहा है। अब तो गर्मियां आ ही चुकी हैं तकरीबन कराची तकरीबन। में। शहर कायद की बात करें, लेकिन मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम अभी भी सर्द है। और सरसों का तेल जो है वो सर्द मौसम में कहा यह जाता है कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसी वजह से इस मौसम में सरसों के जो तेल की तलब भी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और सिर्फ आपके जिस्म के लिए नहीं, बल्कि जब आपको कोई दर्द होती है तो उसके लिए सबसे अच्छा रिलीवर है, आपको पता है? अच्छा, दर्द जिस्म में नहीं होती? नहीं, जिस्म में ही। तो बहरहाल ठीक आपने है। सर्दी से बचाव के लिए बात की थी, मुझे ये लगा। तो जाहिर है कि वो आप अप्लाई करते हैं ना। चलें वैसे जी, अब क्या? हम देखते हैं कि इसके क्या क्या फवायद हैं। इस रिपोर्ट में मोहम्मद मूसा बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। सरसों का तेल न सिर्फ दिल बल्कि इंसानी जिल्द के लिए भी बेहद मुफीद होता है। खालिस सरसों के तेल का हुसूल कोलूबान के लिए इंतहाई मेहनत तलब काम है। पहले मरहले में सरसों की खूब रगड़ाई की जाती है, जिसके बाद खालिस तेल को फिल्टर करके टैंक में जमा कर लिया जाता है। कड़वा तेल बनाते हैं, हर जगह जाता है, कोटिया, पशीन, कराची, हर इलाके में जाता है। तेल के व्यापारियों का कहना है कि सर्द मौसम आते ही मुल्क भर में सरसों के तेल की मांग में बेहद इजाफा हो जाता है। यूँ तो सरसों के तेल के बेशबहा फवायद हैं, लेकिन तहकीक के मुताबिक सरसों का तेल खानों में शामिल करने से दिल के लिए फायदेमंद साबित होता है। मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जेकवाबाद। अच्छा जी, रिपोर्ट तो आपने मुलाहिजा की, लेकिन काफ़ी हमारे पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि ख़ास तौर पर माह रमज़ान में उसके अलावा इसको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट होता है रोसिक एसिड का, जिसकी परसेंटेज है 42% सरसों के तेल में। तो इसलिए अमेरिका समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में इसकी कंजम्पशन पे, यानी कि ह्यूमन कंजम्पशन पे पाबंदी है, क्योंकि उसके बड़े संगीन और मनफी असरात होते हैं। और बालों के लिए भी इस्तेमाल बहुत करें। अच्छा हाँ, बालों के लिए तो बालों अच्छा, पे जिस्म use के लिए किया वो तो करें। बता चुके हैं ना, लेकिन खाने के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज बी केयरफुल विद और आप बालों पे भी यूज किया करें, ठीक है। आपको जरूरत है। ब्रेक पे जा रहे हैं हम। सो वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और जिस तरह से सत्ती तालीम की अगर हम बात करें तो हर एक के लिए ही तालीम बहुत ज़रूरी है। मतलब तालीम से एक तो होता है कि तालीम से जहालत कम की जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती, क्योंकि उसके लिए तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। सो दोनों साथ साथ चलना उनका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ये देखते हैं, हमारा ये अलमिया है कि बाहर के ममालिक में जो कैदी होते हैं, जो जेल में होते हैं, उनकी तालीम और तरबियत तो की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई हमने सिस्टम नहीं देखा बाकायदा तौर पर। ठीक है, लेकिन अब क्या होने वाला है जी, ओकाड़ा में
ओकाड़ा में और इसके साथ साथ बलूचिस्तान की क्वेटा की जेल के हवाले से हम पहले ही अपने नाज़रीन को आगाह कर चुके थे कि किस किस तरीके से वहाँ पर दरस व तदरीस का अमल भी जारी है। लोग वहाँ से तालीम हासिल करके डिग्रीज हासिल कर रहे हैं, स्किल्ड जो हुनरमंद बन रहे हैं। इसके साथ साथ ओकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट जेल का भी हम तस्करा करेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से ना सिर्फ ये कि 2 असातिज़ा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, बल्कि 300 कैदियों को तालीम और तरबियत इसके ज़रिए फराहम की जाएगी। वी ऑल डिजर्व अ सेकंड चांस इन आवर लाइव्स। बिल्कुल, हर इंसान कोई भी मुश्किल काम करते हैं, कोई आपसे गलत काम हो जाता है, बाज़ औक़ात अच्छे लोगों से भी बुरे काम हो जाते हैं, तो उस काम की वजह से उन्हें जज करना चाहिए, ना कि एज ए इंसान। तो और कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर शहरी बनाया जाए। तो उसमें हमारा क्या किरदार हो? अब यही किरदार हो सकता है कि आप एक तरबियत गाह का क़याम अमल में लाया जाए। अब यही होने जा रहा है ओकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट जेल में, वहाँ पे एक तरबियत गाह का क़याम अमल में लाया जा रहा है। अभी वो फ़ाल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये सोचा और इस पर काम शुरू हो चुका है। यानी आपने जिस तरह से मेंशन भी किया कि 2 असातिज़ा वहाँ पर हायर कर दिए गए हैं जो 300 कैदियों को वहाँ पर तालीम देंगे। और इसके अलावा जनाब वहाँ पे ना सिर्फ उनकी ज़हनी नशोनुमा के अलावा बल्कि जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी स्पोर्ट्स काला का भी एहतमाम किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। साथ ही साथ बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने का एक तरीक़ेकार भी है। होज़री और स्मॉल बिजनेस की मशीनें नस्ब की जाएंगी। तो इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा उमैर कराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है जो आपकी जानिब से किया गया, और ऑब्वियसली दूसरी जेलों में भी हम कुछ बड़ी शहरों के जेलों में हम देख रहे हैं कि ऐसे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। इसकी जो डिटेल्स हैं ज़रा वो हमें बताइएगा। चार्ज लेने के फ़ौरन बाद मैंने डीसी उकाड़ा से मुलाकात की थी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एजुकेशनल कम्प्लेक्स यहाँ पे मौजूद था, लेकिन क्योंकि क्लासेस का इनकाद प्रॉपरली नहीं हो रहा था, कुछ टीचर्स की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उन्होंने जो है CEO एजुकेशन को डायरेक्शन दी कि आप फौरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट जेल पे टीचर्स तैनात करें। तो वो 2 टीचर्स जो है दोनों MPhil हैं और वो तैनात कर दिए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कल से बाकायदा क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। और इब्तदाई तौर पे इसके अंदर हम 300 कैदियों को इंगेज किया है, कैदियों हवालातियों को, जिन्हें तालीम दी जाएगी। ये सुबह 8:30 से लेके 12 बजे तक स्कूल जो है वो प्रॉपर रन किया जाएगा, और इसके अंदर पहले रिलीजियस एजुकेशन की, फिर फॉर्मल एजुकेशन की क्लासेस लगाई जाएंगी। इब्तदाई तौर पर हमने ये मिडल तक जो है इसका आगाज़ किया है, और उसमें से फिर हम सेलेक्ट करके जो लोग उस कैटेगरी के अंदर पूरे उतरेंगे उन्हें मैट्रिक करवाया जाए। तो उमैर साहब, ये आपने बता दिया तालीम के हवाले से, बहुत ज़रूरी है कि तालीम के साथ इखलाकी तरबियत भी की जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हमने अगर जो हमारे कैदी हैं जो किसी जुर्म की सज़ा में यहाँ पर कैद हैं, उनकी इखलाकी तरबियत करके उनको अच्छा शहरी बनाया जाए, उसके लिए भी कोई इनिशिएटिव लिया गया है? जी, जेल के अंदर जो रिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, और जो हमारे IG प्रिजन शाहिद सलीम बेग साहब का विजन है, उसके मुताबिक हम ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे अंदर रिलीजियस टीचर्स भी अपॉइंट हैं, उसके अलावा जेलों के अंदर साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट हैं, उसके अलावा हमारे ऑफिसर्स भी गाए बगाहे लोगों को बाहर से भी मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इवन बुला के तो इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, और इन्हें मोटिवेट किया जाता है कि क्राइम की दुनिया से निकल सकें। और मेरे प्लान के अंदर भी है कि अनकरीब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगे जेल के अंदर भी, जिसके अंदर कासिम अली शाह साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा या कोई और मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पे आएँ और इनकी इलाकी तरबियत की तरफ जो है भरपूर तवज्जो दी जाए। अच्छा, वैसे तो कैपेसिटी 750 की है, 300 कैदियों को आप ये हुनरमंद बना रहे हैं और साथ ही उनको तरबियत फराहम कर रहे हैं, तालीम भी फराहम कर रहे हैं, लेकिन वो कैदी जो कैद बामुशक्कत काट रहे हैं, क्या उनके लिए कोई एजाज़िया या हुनर सिखाने का कोई मंसूबा आप उस पर गौर कर रहे हैं कि ऐसा लाया जाए कोई? जी बिल्कुल जी, अभी रिसेंटली मैं सेंट्रल जेल फैसलाबाद पे तैनात था एज एडिशनल सुपरिटेंडेंट। जो चौधरी असगर साहब की सुपरविजन के अंदर एक प्रोजेक्ट हमने किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला पाकिस्तान की जेलों के अंदर प्रोजेक्ट था कि पेड लेबर स्टार्ट की गई है, एक स्टिचिंग यूनिट लगाया गया है। यहाँ पे भी जो लोग मेरी जिनसे अभी तक मुलाकात हुई है, साहिब हैसियत हैं या बिग बिजनेस के साथ उनका ताल्लुक है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि कोई चाहे 5, 10, 50 जितने लोगों के लिए भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए
कि वो अंदर से पैसे कमा के अपनी फैमिलीज को भिजवा सकें, उस बिल्कुल ज़ेरे गौर है और उस पर जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा उमैर साहब, काम तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती सपोर्ट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट किया जा रहा है या आपने उनसे बात की हो, उनकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स आया हो? ये पंजाब हुकूमत की तरफ से ही सारी इंस्ट्रक्शंस और उन्हीं का विजन है। जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे पिछले 3-4 साल के अंदर जितनी डेवलपमेंट्स जेल हनाजात के अंदर हुई हैं, और मिनिस्टर जेल हनाजात फयाजुल हसन चौहान साहब ने जितने फ्रीक्वेंट विजिट अटक से लेके डेरा गाजी खान तक किए हैं, इससे पहले इसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। बल्कि जो भी इस तरह का कोई ऐसा इकदाम किसी भी सुप्रीडेंट जेल की तरफ से लिया गया है तो आईजी साहब खुद उस जेल पे भी पहुंचे हैं और फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी उसकी सुपरविजन की है, और सरदार उस्मान बुजदार साहब के विजन के मुताबिक ये इस्लाहाती प्रोग्राम पंजाब की तमाम जेलों के अंदर चलाए जा रहे हैं। अच्छा जी, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से बताइएगा। सुनने में कुछ आ रहा है, आमना ने तस्करा भी किया था कि कोई वो भी जिस्मानी सेहत के लिए भी आप कुछ इकदाम करें, वो क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा के अंदर तो जी एक हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड बाकायदा अंदर प्रिजनर्स के लिए मौजूद है। उसके लिए कुछ बैरक्स के अंदर वॉलीबॉल के नेट्स लगे हैं जहाँ पे कैदी हवालाती वॉलीबॉल खेल सकते हैं। उसके अलावा जुवेनाइल बैरक के अंदर बाकायदा एक बैडमिंटन का नेट लगाया गया है। उनकी बाकायदा एक स्पोर्ट्स की क्लास कंडक्ट की जाती है जिसके अंदर वो बैडमिंटन, लूडो और साथ कैरम बोर्ड जैसी गेम्स से मुस्तफीद होते हैं। और आइंदा मेरा प्लान है कि हम यहाँ पे अंदर एक स्पोर्ट्स मेला कंडक्ट करें जिसके अंदर हम वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल और बैडमिंटन के मैचेस करा के कैदियों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका मियां उमैर कराम साहब और सुपरिटेंडेंट जेल थे उकाड़ा के। और क्या ही शानदार तरीक़ेकार है कि बजाय इसके कि वहाँ पर हम नॉर्मली हमारे जहन में क्या होता है कि ओहो वो जेल चला गया, इसका मतलब है कि वो आके 1 नंबर था तो 10 नंबर ही बन के निकलेगा, यानी कि मजीद। और ऐसा होता भी है कि यहाँ पर जराइम के नेटवर्क्स जेल से चलाए जा रहे होते हैं, बाकी तमाम बुरे काम हो रहे होते हैं जेल से। लेकिन अब ये जो तासुर है और ये तरीक़ेकार चेंज हो रहा है, एंड देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू मूव फॉरवर्ड टू दैट। तो ये एक बड़ा अच्छा है इकदाम है बिल्कुल, और इसको आगे प्रमोट करना चाहिए। इसी तरह से अगर हम प्रमोट करने की बात करें तो ARY न्यूज़ के हमारे इसी प्रोग्राम में बाखबर सवेरा में कोयटा की सेंट्रल जेल में कैदियों की इस्लाह के लिए मस्बत सरगर्मियों को उजागर किया गया था। आपने यकीनन वो प्रोग्राम कंडक्ट किया होगा। जिसके बाद हमने देखा कि लाहौर की एक फलाही तंजीम की जानिब से कैदियों के लिए इमदादी सामान डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा भिजवाया गया। दैट इज ग्रेट। देखिए आप इनिशिएटिव लेते हैं ना तो कैसे उसके फायदे होते हैं। आईजी साहब से भी हमारी आईजी जेल खानाजात भी उस वक्त बलूचिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने भी इस काम के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो जेल को रिफॉर्म करने जा रहे हैं। हाँ, जो जज्बा सोया होता है वो जाग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी अच्छी सुबह हमने बहुत अच्छी बातें कर ली हैं। चलिए जी ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और वैसे तो हम बात करते हैं टैलेंट की मौजूदगी की, फरावानी की, कि किस तरीके से टैलेंट हमारे वतन अजीज़ में मुसलसल निकल के सामने आता है। लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको नरिश करने के लिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। कई इकदाम हुकूमत कर रही है। कामयाब जवान प्रोग्राम है, उस्मान डार साहब हम देखते हैं कि कराची का चक्कर भी लगा के गए, ही इज़ क्वाइट एक्टिव। लेकिन ओवरऑल चूंकि आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, टैलेंट ज़्यादा सामने आ रहा है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए वसाइल उतने दिखाई नहीं दे रहे, ना ही फोकस दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। छोटे छोटे इश्यूज हैं और उनको सामने लेकर आना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हुकूमती ऐवान है और वहाँ तक ये आवाज़ें पहुँचे और उसके बाद ही ये मसाइल हल हों। तो जी कराची में एक बॉक्सिंग क्लब है जहाँ पर मुल्क के मुस्तकबिल हैं मोहम्मद अली साहब, जो कि 4 साल से अंधेरे और बिना किसी सहूलियात के खुले रिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल जी, असल में बात ये है, बेसिकली रिलेट किया गया है। मोहम्मद अली वाज अ लेजेंडरी नेम, लाइक मुस्लिम दुनिया में से लेके जो वहाँ पर अमेरिका में स्याफाम लोगों के जो हुकूक के हवाले से लेके एक मॉडल मुस्लिम शख्स के तौर पर भी उनको जाना जाता था, लेजेंडरी फिगर हैं। तो उनसे रिलेट करके कहा जा रहा है कि ऐसे बॉक्सर्स वहाँ पर मौजूद हैं उस क्लब में जो कि मोहम्मद अली साबित हो सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि अगर वहाँ पर तवज्जो दी जाए। 4 साल से वहाँ पर सिचुएशन ये है कि अंधेरा है, बगैर किसी सहूलियात के लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बॉक्सर्स हैं हमारे अप एंड कमिंग।
वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग और बाखबर सवेरा में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सती, आज हाँ एक जी। लेजेंड, एक कंपोज़र, एक सिंगर, एक म्यूजिशियन बप्पी लहरी साहब, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, 69 यानी 69 साल की उम्र में आज वो इंतकाल कर गए हैं बिल्कुल। और मल्टीपल उनको बीमारियां थी जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आज वो जहाने फालमी से कूच कर गए हैं। लेकिन बात। इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स उन्होंने दिए, हाँ। इतनी मशहूर फिल्मों में उन्होंने जो गाने गीत दिए, और उनका जो अंदाज था, मतलब जस्ट इमेजिन, एक तो वो सोने की जी, वो बड़ी सोने बड़ी से। भारी चेन हाँ। पहनते थे, हमेशा लदे होते थे सोने से। दूसरा मुनफरिद उनका जो अंदाज। बड़ा मुनफरिद अंदाज उनका गायकी का था। कई लोग उसे रिलेट भी कर सकते होंगे और कई दहाइयों तक उन्होंने भारत की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसको सर्व किया। लेकिन उससे हटके उनके गाने जो है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बड़े मशहूर होते थे। अच्छा, और सीने हर में तरह इन्फेक्शन का था म्यूजिक। उनको। बिल्कुल जी, सीने में इन्फेक्शन था, उसके बायस वो मुंबई के हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। और अब ये है कि उनकी जनाब बताया जा रहा है कि वो सरवाइव नहीं कर पाए, उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, लेकिन ही विल बी नोन एज अ पर्सन हु sang really well और in उन्होंने different- उनकी वजह से जो जिन पे उनके गाने फिल्माए गए, नो डाउट वो भी बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन उनकी वजह से उन गानों को जो वो मिली, शोहरत मिली, और उन गानों ने उन एक्टर्स को जिस तरह से बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जैसे मिथुन दा की अगर हम बात करें, वो उनके गाने से बड़े हिट हुए क्योंकि उन्होंने हर तरह की गायकी की हुई है, पॉप सिंगिंग भी उन्होंने की हुई है। उनके मशहूर गानों में अगर हम बात करें, यार बिना चैन कहाँ रे, ये गाना था, बहुत खूबसूरत जी, गाना जी। था। मतलब हम ये बात करें तो पुराने गाने जो हैं वो आज भी सदाबहार हैं इनके। और फिर याद आ रहा है, अच्छा, जिस तरह से आप गा रही हैं उस तरह से मैं रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन आई एम श्योर कि लोग मेरे लिरिक्स producer कह रहे हैं, मत गाओ, मत गाओ। गूगल देख के वो समझ रहे होंगे। अच्छा, मैं तो एक कोशिश और भी नहीं कर गाना रहा। था, सती एक मिनट कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, ये भी इनका गाना था। आई एम श्योर कि आप गूगल करेंगे, आई एम डूइंग द सेम, ताकि हम तम्मा लोगे। आप क्यों चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? नहीं गा सकते ना आप, तो आप अच्छा, क्यों चल रहे हैं भाई? असल में बात ये है कि गाना उनकी भी इनका- अभी बेसिकली जाहिर है कि उसके अलावा ऊलाला ने गाने की कोशिश क्यों नहीं की ऊलाला। शुरू से लेके, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत से उन्होंने, जिस तरह से उनकी एंट्री होती है, तूने मारी एंट्रियां, और ये वो मतलब बहुत ही अच्छे उन्होंने गाने गाए। तो बहरहाल ही विल बी रिमेम्बर्ड, और काफी अरसे से उन्होंने सिंगिंग छोड़ दी थी जी। गले के मर्ज की वजह से, लेकिन बहरहाल आज जो उनके जाने मद्दा जाएंगे। उदास है, लेकिन बप्पी लहरी को ना सिर्फ उनकी सिंगिंग की वजह से, बल्कि जिस तरह से सती ने कहा कि उनके सोने की वजह से भी पहचाना जाएगा। सोने की वजह से नहीं, नहीं। गोल्ड चेन्स की अच्छा, वजह सोने से। की वजह से बात याद आई कि उनको जो मल्टीपल बीमारियां थी उसमें उनको एक ये बीमारी भी थी कि नींद ना आने की वजह से भी इस बीमारी ने भी ट्रिगर किया और उनकी ठीक है। तो बहरहाल और भी कई सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जनाब कोविड के बाद और कौन कौन से अमराज का लोगों को सामना रहा, लोग गूगल क्या करते रहे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज की जाने। टॉप स्टोरीज पे हम नहीं जा रहे क्यों नहीं जा रहे? बस। अच्छा, चले जाते हैं, मैंने कहा चलें जी। मजाक किया था। गुज़श्ता बरस कोरोना वायरस के बाद गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च इंसान को लगने वाली हिचकी का मरज था। अक्सर लोग इसके सामने बेबस दिखाई देते हैं। मसालेदार खाने भी अचानक हिचकी शुरू होने की एक वजह है। पुलिस के निचले रैंक पर आने वाले एहलकारों की तालीमी काबिलियत ज्यादा न होने का तासुर गलत है। सवात का काबिल फख्र पुलिस कांस्टेबल गौहर अली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और सलीम शाही, नागरा, खोसा कभी थे बादशाहों की पसंद, लेकिन अब ये इंतखाब है हर आम व खास का। शादी ब्याह या कोई भी खुशी का मौका हो, इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। अच्छा जी, अब जरा हम बात करने जा रहे हैं कि वैसे तो हम कहते हैं कि कितनी सारी चीजें हैं जो कि जिसके जरिए आर्ट क्रिएट किया जाता है, कैनवस का ब्रश के जरिए, मुख्तलिफ कलर्स के जरिए, लेकिन अब तरह तरह की लोग तरकीबें आजमा रहे हैं। अच्छा, तरह तरह की चीजें। और ऐसे में डेनमार्क में एक ऐसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जिनका हम तस्करा करने जा रहे हैं, जो कि नमक के जरिए, यानी कि सॉल्ट के जरिए फन पारे तख्लीक कर रहे हैं। एंड जस्ट लुक एट दैट, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से माहिर है इस काम के जनाब ये। और उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी कॉमेडियन उमर शरीफ साहब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब
और कुछ दिनों कबल जो भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर थी उनका भी इंतकाल हुआ, उनकी तस्वीर भी इन्होंने बनाई है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी बहुत ज़्यादा इनको पजीराई मिल रही है ऑब्वियसली, जिस और आप तरह देखें, से they are अच्छा उमर शरीफ beautiful. साहब भी इसी साल इंतकाल कर गए, फिर लता मंगेशकर भी, और इन्होंने मुझे लगता है उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये अभी फन पारे बनाए होंगे। नहीं चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। देखें, खिराज तहसीन, खिराज अकीदत पेश करना उन हाँ। शख्सियात को बहुत ज़रूरी है। तो इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं इन खूबसूरत फनपारों को तख्लीक करने वाले आर्टिस्ट आमिर हुसैन। आमिर हुसैन, ये बताइएगा कि सबसे पहले बाखर सवेरा में आपका खैर मकदम करते हैं। ये फनपारे बनाने का शौक मुख्तलिफ आर्टिस्ट को होता है, लेकिन उसके लिए वो ब्रश और कैनवस का इस्तेमाल करते हैं, कलर्स यूज़ करते हैं। आपने नमक को चुना, तो ये किससे तरबियत ली आपने इसकी? इस फन की शुरुआत बेसिकली बचपन से हुई है। जब हम बहन भाई जब हम आपस में जब ड्राइंग्स करते थे और अपनी वालदा को भी हम देखते थे, उनसे इंस्पायर बेसिकली हुए हैं, क्योंकि वो ऑल पेंटिंग्स करती रही हैं शुरू से, तो उनको देखा देखी फिर हमें भी शौक़ पैदा हुआ। तो ये है कि फिर हमें वो हमारे फ़न को वो सराहती रही हैं, आइडियाज़ देती रही हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेकिन ये चीज़ होती गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन आगे से जो ज़रूरी है पहलू वो ये है कि कोई ना कोई आपको सपोर्ट करता रहे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह घर से सपोर्ट रही है। अच्छा आमिर, ये कहिएगा, जिस तरह से हम फुटेज में भी देख रहे थे, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी फनपारा तख्लीक किया, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं, बड़ी शख्सियात हैं जिनका आपने फनपारा तख्लीक किया और बड़ी पजीराई मिली उनमें से? तस्वीर तो मैंने काफ़ी बनाई है। जो सबसे ज़्यादा मशहूर जो हुई हैं या मशहूर मरूफ लोगों की हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हो गए, लता मंगेशकर, डॉक्टर ताहिल कादरी, इमरान खान, उमर शरीफ, तो ये चंद ये है ना वो बड़ी शख्सियतें हैं। और यहाँ तक कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने भी मेरी वो तस्वीर देखी है, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ को सराहा है। लेकिन जो सबसे मशहूर हुई तस्वीर जो है वो होगी इमरान खान साहब की, जब इनॉग्रेशन की हुई थी, नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो वो काफ़ी मशहूर हुई थी तस्वीर, वो काफ़ी पसंद की गई थी। अच्छा, आप एक अरसे से नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं इस फनपारों की तख्लीक के हवाले से, तो अगर कोई ये फ़न सीखना चाहे या फिर ये मुनफरिद फ़न आगे मुंतकिल करना चाहें आप, तो ये कैसे मुमकिन होगा? इस काम को मुझे करते हुए गालिबन मिट्टी के आर्ट को यूज़ किए हुए मुझे करते हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन नमक के आर्ट को कमोबेश 6-7 साल हो गए हैं इसको करते हुए। लेकिन बेसिकली अगर आपको मुसव्वरी आती है तो फिर ये आप सीखते हैं, बल्कि ज़्यादा आसानी से आप सीख सकते हैं। इसमें इतनी मुश्किलात नहीं है, बस हिम्मत होनी चाहिए और बस हौसला होना चाहिए, तो आप सीख सकते हैं। आमिर, आर्ट विद सॉल्ट जो आप कर रहे हैं, इसमें नमक तो हमें बेसिकली नज़र आ रहा है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दरकार होती हैं इस आर्ट के लिए? नमक घर में हर घर में दस्तयाब होता है। अगर टेबल आपके पास है या अगर एक डार्क अगर क्लॉथ टेबल क्लॉथ अगर आप यूज़ करें और उसके आप कर सकते हैं, तो ऊपर बस आहिस्ता धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा ऊपर नमक डालें। और उसके अलावा जो है अगर आपके पास कोई कार्ड है, यानी एक पेपर है, या उसके साथ ज़रों को आप आगे पीछे आप कर सकते हैं इस तरीके से, या एक पेंसिल आप ले सकते हैं, उसके साथ भी टूथपिक ले सकते हैं, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। ये भी लता मंगेशकर की जो मैंने तस्वीर बनाई थी, वो उसमें मैंने ना ही नमक यूज़ किया था, ना ही मैंने मिट्टी यूज़ की थी। उसमें ना मैंने वॉशिंग पाउडर यूज़ किया था, क्योंकि मैं काम पे था, तो न्यूज़ आ गई कि वो बेरोज़ कर गई हैं, तो इसलिए फिर उस सिलसिले में फिर जो भी चीज़ दरकार थी काम पे, तो वो मैंने यूज़ कर ली। तो या बेसिकली आप हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आपका एक मुनफरिद आर्ट है, तो आप इंस्पायर किससे हैं? ये माँ की गोद से ही मैं और गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हाँ, हर बंदा इंस्पायर होता है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई किसी से इंस्पायर ना हुआ हो। हर म्यूज़िशियन किसी से इंस्पायर होता है, तो ये भी आर्ट भी है ना कहीं से। मुख्तलिफ आर्टिस्ट को मैं देखता रहा हूँ इंटरनेट पे, यूट्यूब पे देखता रहा हूँ, तो फिर कोई ना कोई वो चीज़ें तख्लीक कर रहे होते थे, तो फिर मुझे भी पता था ओके अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझसे भी तो मैंने सीख ली थी बचपन से। अगर जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको मुसव्वरी आती है तो आप सीख सकते हैं, बस ये कि इसमें सब्र बहुत होना चाहिए, क्योंकि शुरू में जो चीज़ें बनती हैं वो सही नहीं लग रही होती,
तो बस सब्र के साथ अगर बस लगा रहे तो फिर सीख सकता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे आमिर हुसैन। एंड जस्ट इमेजिन कि कितना मेहनत का काम है। और घर में वैसे आप सोचते हैं कि नमक से आप फनकारे बना रही हैं, यानी कि नमक से नमक पारे बनाएं, फनपारे। खाने की चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ अधूरी है, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसे फनपारे बना रहे हैं। लेकिन उनकी सस्टेनेबिलिटी वैसे क्या होती होगी? वो उड़ नहीं जाते होंगे फूंक मारे तो? ऑब्वियसली वो, लेकिन जब वो बना लेते होंगे उसके बाद उसको कैप्चर कर लेते होंगे तस्वीर लेके। हाँ। लेकिन अच्छा, अगर किसी को बात- पेश करना हो तो शीशी में डाल के ले तो जाओ, कुछ ना कुछ उसके लिए भी होगा होगा, कोई ना कोई चिपका रहे। तरीका उन्होंने निकाला होगा। There लेकिन has to be सच्ची a way. बात ये कि हम सब में कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है। बिल्कुल जी, बहुत टैलेंट छुपा हुआ है, हम कभी सब बाहर ही में नहीं कोई ना आता। कोई टैलेंट है। मसला सिर्फ ये है कि हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं, हम में से आप मुस्कुरा रहे, जी, हम में जी। से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उस टैलेंट पर काम करते हैं, हाँ जी। उसको निकालने की कोशिश करते हैं और उसको सामने लेकर आते हैं और दुनिया कभी के नहीं भी होता तो निकालने की अब कोशिश मिसाल करते के हैं। तौर पे जैसे मुझे थोड़ी बहुत स्केचिंग आती है, तो मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि उस पर काम करूं। मतलब अब YouTube पे हजारा वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहां से देखिए, उस पर थोड़ा सा और काम करें, सीखने का आपको मौका मिलेगा, तो हो सकता है मेरा हाथ उस पर ज़्यादा साफ हो जाए। नहीं, घर में वैसे घरों में अक्सर मसले मसाइल ये होते हैं कि कहीं ना कहीं से पानी की सीपेज होती है, ठीक है? तो आप वहाँ पर उस जगह को कैनवस बनाएं, उस सीपेज को कवर करें अपनी स्केचिंग से, काम का काम हो जाएगा, लोगों को अच्छा भी लगेगा, सबको पता चलेगा कि कितनी हुनरमंद हैं आप। अच्छा, ठीक है, ठीक यू कैन ऑलवेज डू दैट। ठीक है। अभी तो- हम क्या कर रहे हैं फिर? हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं जनाब खुस्सों की, अच्छा। जो कि वैसे बहुत पसंद किए जाते हैं पहनने में। आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ दैट, लेकिन ये है कि बहुत से लोग उनको पहनना मुख्तलिफ लिबासों के साथ पसंद करते हैं। तो आपने कभी ट्राई किया वैसे? मैं पहनती हूँ, क्यों नहीं पहनती? अच्छा, हाँ, आई हैव जरूर। नेवर ट्राइड इट, पता नहीं नहीं, नहीं, बट आई डू वांट आपने टू। इतना अजीब सा एक्सप्रेशन क्यों दिए, ये बहुत अच्छा लगता हाँ। है। आप कभी जाएं किसी शादी पे, शादी के मौके पे, तो जरूर ट्राई कीजिए, चलें जी, बहुत अच्छा आई विल लगेगा। श्योरली ट्राई दैट। तो हाँ। बहुत सी उसमें किस्में हैं, सलीम शाही, खुस्सा, नागरा, और भी कई सी किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में, कौन ये बता रहा है बताएंगी हमें? हमें रुबीना अलवी। बाअदब बामुलाहिजा होशियार, ये जुमला सुनते ही दिमाग में फौरन किसी बादशाह के दरबार का ख्याल आता है। लेकिन हम इस वक्त किसी बादशाह के दरबार में नहीं, बल्कि सलीम शाही जूते की दुकान पर मौजूद हैं, जो कि बादशाहों की अव्वलीन पसंद हुआ करती थी। जब होती थी बादशाहों की बादशाही, बस उसी वक्त से जूतों की भी किस्मत चमक आई। कहते हैं इसको जूता सलीम शाही। नागरा खुस्सा बच्चों, बड़ों और बूढ़ों में यकसा पसंद किया जाता है। यूं ही हंसते हंसते हमने खरीद लिए हैं 2-4 खुस्से। कपड़ों के साथ खवातीन मैचिंग के रंग बरंगे खुस्से पहनना पसंद करती हैं। मुझे खुद से खेड़ी और ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो यूनिवर्सिटी में से अक्सर लोग पूछते भी हैं कि आप कहाँ से लेती हैं, हर कलर में कलेक्शन है। तो आई रियली लाइक खुद से, बहुत कलरफुल और विविड होता है, ट्रक आर्ट वाला हर किस्म का होता है। तो आई रियली लाइक खुद से। बहुत ज़बरदस्त होती है और मतलब क्वालिटी भी अच्छी होती है यहाँ की, और रीजनेबल होती है, प्राइस भी मुनासिब भी कर देते हैं। हो जाए न कहीं देरी, तुम जल्दी से ले आओ खूबसूरत सी खेड़ी। मर्द और खवातीन दोनों ही तिल्ले वाली खेड़ी और लेदर खेड़ी शौक से पहनते हैं। खुस्से भी चलते हैं, कोल्हापुरी भी चलते हैं, और अभी तो गर्मी का मौसम आ रहा है तो उस हिसाब से कोल्हापुरी की रनिंग ज़्यादा है। और पहले खुस्से चल रहे थे सर्दी में, और इस वक्त जो है वैसे वेडिंग चल रही है तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा खुस्से भी चलते हैं। यार की अपनी चॉइस होती है। रह जाएगी मेरी शॉपिंग अधूरी अगर मैंने ना खरीदी चप्पल कोल्हापुरी। फैशन की दीवानी खवातीन के शौक का कोई मोल नहीं। देखने में है भोली, लेकिन चलने में है गोली। आप कहेंगे आखिर कौन? अरे कोल्हापुरी। कैमरामैन अदील खान के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, अभी बराह रास्त आपको ले चलते हैं। यूसुफ रजा गिलानी इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। वो एक पेज पे है और उन्होंने फुली पार्लियामेंट के अंदर हम जो हैं वो एक हैं, और पार्लियामेंट के बाहर आवाम के साथ जो एहतजाज में हम हैं वो भी हम एक हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि अगर PDM और हमारा मौक़िफ़ एक है तो इसका मतलब है कि जमहूरियत की फतह हुई है। शेख रशीद का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मैं उसका भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, उनसे पूछिए। PTI 5 साल पूरे करेगी सर। देखें, अगर इस तरीके से करने हैं तो फिर कोई आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है।
गिलानी साहब, जहां हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं पहुंचाया, वहाँ मीडिया पर भी पाबंदियां लगा रही है। न्यूज़ वन चैनल को बंद किया जा रहा है पैमल हुकाम की जानिब से। क्या मैंने कहना है? कल भी मुझसे न्यूज़ वन के बारे में पूछा गया था और मैंने अच्छा जी, ज़रा हम बात करने जा रहे थे और जिस तरह से हमने रिपोर्ट मुलाहजा की थी खुद से मुतालिक कि कितनी अक़साम है, कोल्हापुरी चप्पल से लेके तरह तरह की चीज़ें और लोगों में बड़ी मशहूर व मकबूल हैं। तो क्या ज़बरदस्त चीज़ है और लोगों को ट्राई करनी चाहिए। आई एम श्योर आपके पास तो आप काफ़ी आइडियाज़ आए होंगे ये देखने के बाद। आइडियाज़ नहीं, मैं वैसे भी यूज़ करती हूँ क्योंकि हाँ, लड़कियों को पता ही होता है। नहीं पता ही होता है एग्जैक्टली। और वो जो जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया था कोल्हापुरी का, तो कोल्हापुरी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। आप पूछ रहे थे ना कि खुस्सा कंफर्टेबल है या नहीं। बिल्कुल जी, देखने में भोली, चलने में गोली। हाँ। Just imagine, मतलब क्या बात है। ये तो मुझे बसों के पीछे लिखे हुए शेर भी याद आ गए। अच्छा। ड्राइवर की जिंदगी भी अजब खेल है, मौत से बच गया तो सामने सेंट्रल जेल है। मतलब इस तरह की काफी सारे अशार लिखे होते हैं। अच्छा, कभी आओ ना सुरमा लगा के ये चले तो बहरहाल। अब अब क्या जनाब, है? अब क्या है हमारे पास जी? अब क्या करने जा रहे हैं? अब जनाब हम बात करने जा रहे हैं कहाँ मामले की। देखिए, टैलेंट हर तरह का होता है। जैसे ट्रक आर्ट से मुतालिक हम बात करते हैं ना कि किस तरीके से खूबसूरती से एक तो जज्बात का इजहार भी करते हैं, फिर उसके ऊपर अपना उनका सिग्नेचर स्टाइल भी होता है। और रात के वक्त अगर हाईवेज पे या मोटरवेज पे आप सफर कर रहे हो तो आप देखें तो ऐसे खूबसूरत बकाए नूर बने हुए ऐसे ट्रक्स घूम रहे होते हैं। बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब जरा हम बात करते हैं, रुख करते हैं स्वात का। हाँ जी। और वैसे तो बात की जाती है कि भाई ये पुलिस कांस्टेबल या पुलिस में जो भर्ती होने वाले ये निचले इतने लेवल के पढ़े लिखे एहलकार जो होते हैं तो इतने एजुकेटेड नहीं होते। तो लेकिन ये परसेप्शन इसीलिए बनी ना क्योंकि पहले ऐसी हिस्ट्री रही हुई है, ऐसा रिकॉर्ड रहा हुआ है। तो जनाब, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में, वैसे मेरा खैबर पख्तूनख्वा में जाना हुआ तो मेरा बड़ा अच्छा वहाँ एक्सपीरियंस है। वाकई बहुत तमीज़दार और बड़े पढ़े लिखे लोग वहाँ पर जो हैं वो पुलिस में तैनात हैं। बहरहाल जी, स्वात के एक पुलिस कांस्टेबल हैं जिन्होंने अपने महकमे के लिए कई सॉफ्टवेयर बनाए हैं। और जनाब, चंद रोज पहले ही स्वात यूनिवर्सिटी से उन्होंने गोल्ड मेडल भी इसी सिलसिले में हासिल किया है। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं गौहर अली। और इन जैसे तालीम याफ्ता जवानों का होना बहुत जरूरी है। देखिए, अपने शोबे में मिसाल के तौर पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन एक बड़ा मसला था, उसके लिए भी उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। अच्छा, होटल में रिहाइश पजीर मशकूक अफराद, देखिए होटल के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, किस तरीके से आप अपने आप को वो करवाते हैं, उसके लिए भी उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया ताकि उन पर नजर रखी जा सके। जराइम पेशा अफराद का डेटा जमा करने के लिए भी एक अलग सॉफ्टवेयर तैयार किया है और भी कई एप्लीकेशन तैयार की गई हैं। यानी कि एक तीर से तीन शिकार, यानी कि कितने फायदे मिल रहे हैं महकमे पुलिस को गौहर कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट कांस्टेबल गौहर अली हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे और कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे क्योंकि आपने गोल्ड मेडल भी इसी सिलसिले में हासिल किया। अब ये कहिएगा, आपकी तालीम क्या है और ये कि आप क्या क्या कर रहे हैं मजीद पुलिस के शोबे में? मैंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है स्वात यूनिवर्सिटी से, और मेरी डिग्री जब कंप्लीट नहीं हुई थी तो उस वजह से मैं पुलिस महकमे में आया था। तो अब जो है पुलिस महकमा इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें टाइम भी गुजर गया है, और दूसरा ये है कि इसमें बाकी महकमों से ये महकमा जो है वो ये लोगों की ज़्यादा जो है खिदमत करती है, तो इस वजह से मैं इसी महकमे में हूँ। अच्छा, वैसे एक और चीज़ भी है कि नॉर्मली ये तासुर है कि कम तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो पुलिस में जाते हैं और ख़ास तौर पर निचले लेवल पे, लेकिन आपकी तालीम भी अच्छी है, फिर भी आपने ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तो ये बताइएगा कि ये तालीम याफ्ता लोगों की मौजूदगी से आपकी नज़र में कितनी मदद मिल सकती है महकमा पुलिस को? मेरे ख्याल से ये तासुर जो है ये गलत है, क्योंकि आजकल जो है पुलिस महकमे में MA MSc और क्वालिफाइड नौजवान बहुत ज़्यादा है, और ये जो है ये आवाम और पुलिस महकमे दोनों के लिए खुशाइंद बात है, क्योंकि आजकल जिस तरह की माजी और आजकल की तफ्तीश में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर क्वालिफाइड बंदा तफ्तीश करता है तो वो पुलिस महकमे के लिए ज़्यादा मुफीद है, और तालीम याफ्ता लोग जो है आजकल पुलिस के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अच्छा गौहर, ये कहिएगा, जिससे सती ने भी मेंशन किया कि आपने होटल वॉच नामी एक सॉफ्टवेयर तैयार की है, किस तरह से वो मुश्तबा अफराद की शनाख्त करते हैं, और दूसरा आप अपने महकमे के लिए मजीद कौन कौन से सॉफ्टवेयर तैयार कर चुके हैं और कर रहे हैं? मैंने पुलिस महकमे के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाए हैं। उसमें NCP भी है, जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन उसमें होती है। मलाकन डिवीज़न के तमाम अजला की जो NCP गाड़ियाँ हैं, उसके अलावा जो है ये होटल वॉच नामी सॉफ्टवेयर जो है, इसमें हमने ज़िला स्वात के तमाम होटल बमा लोकेशन और पुलिस स्टेशन की लोकेशन का इंदराज किया है।
तो जैसे ही टूरिस्ट या टूरिस्ट स्वात में आते हैं तो उसकी एंट्री उस सॉफ्टवेयर में होती है। तो उस सॉफ्टवेयर में जो है वो ऑटो खुदकार नोटिफिकेशन SHO को जाती है जब वो मुश्तबा अपराध होते हैं। तो वो जिस थाने को जो है वो मतलूब होता है तो उसकी जराइम की तमाम तफसील जो है वो जिस एरिया होटल जिस एरिया में आता है पुलिस स्टेशन की उसकी SHO को खुदकार नोटिफिकेशन जाती है कि इस होटल में जो है ये मुश्तबा अपराध जो है वो ठहरे हुए हैं और उसकी मुकम्मल तफसील उसकी मोबाइल में हो जाती आ जाती है। वैसे तो आप पुलिस के साथ कर रहे हैं, लेकिन किसी और महकमे के लिए भी आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हो या किसी ने आपको अप्रोच किया हो इसके लिए? WSSC स्वात के लिए भी मैंने जो है सॉफ्टवेयर बनाया है और WSSC अबटाबाद के लिए भी बनाया है और प्राइवेट जो है फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा बनाए हैं। चलें जी, वी विश यू ऑल द, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। और अच्छी बात यह है कि आपकी काविशें जो हैं उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है और क्या ही बात हो कि आप एजुकेटेड भी हैं तो इनको थोड़ी सी तरक्की भी मिल जाए, ताकि लोग कहें कि हाँ जी मेरिट को इंकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हर काम के लिए आपको इंकरेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अभी हम ब्रेकिंग न्यूज़ एक शामिल कर रहे हैं। फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली फैसले पर दरख्वास्त की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर दिया है। जी, तो हमारे साथ कोई है लाइन पे इस वक्त? जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर असलम, बताइएगा इससे मुताल्लिक जी। जी बिल्कुल, फैसल वाडा की तायात नाइली का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने दरखास्त पर समाअत की है। फैसल वाडा की जानिब से वसीम सज्जाद अदालत में पेश हुए थे और मौक़िफ़ अपनाया था कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन का 9 फरवरी 2022 का जो फैसला है वो हाई कोर्ट कालदम करार दे, क्योंकि जो है एक इलेक्शन कमीशन का काम है शफाफ इलेक्शन कराना और ट्रायल कराना नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच का हवाला देकर जो है अकरम अबीब केस है उसका हवाला दिया कि आप जजमेंट पढ़ लें, जिस पर वसीम सज्जाद ने वो जजमेंट जैसे ही पढ़ा, जिस पर वसीम सज्जाद ने अदालत को बताया कि उस जजमेंट के तहत जो है तायात नाहिली का जिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उस जजमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन से झूठ बोले, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से झूठ बोला गया है, वो तस्वर किया जाता है और उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं। जब वसीम सज्जाद के दलाइल मुकम्मल हुए तो अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर दिया। जी ठीक है, शुक्रिया जहांगीर असलम, इस हवाले से हमें अपडेट करे थे। तो जिस तरह से हमने देखा कि फैसल वाडा साहब जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया था ताहयात, और अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 62(1)(f) के तहत आइन का जो आर्टिकल है सदाकत और अमानत का उसमें तज़किरा है और बेसिकली उन्होंने कंसील किए थी अपनी अमरीकी शहरियत और जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इससे पहले कि शहराज अब हमें बोलना शुरू कर दे कि आप ब्रेक की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं। He is 45 but he looks like a 25-year-old. और hats off to you शहजाद। बिल्कुल। और अब जब हम बात करें फ़न की ही और जब हम बात करें गुलकार की, तो जो फ़न होता है, जो गुलकार होता है, जो आर्टिस्ट होते हैं, मौसीकार होते हैं, उसका कोई सरहद नहीं होती सकती। और जिस तरह से लता मंगेशकर साहिबा इंतकाल पहले कर गई, उन पर हमने बात की, लेकिन आज हम बात करेंगे बप्पी लहरी की, जो कि सरहद पार से एक इंतहाई बड़े लेजेंड और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, मुनफरिद आवाज़ के मालिक इंसान है। और उनकी एक और पहचान जो हम बात कर रहे थे कि सोना बहुत पहनते थे, जिसकी वजह से उनको पहचाना जाता था। बहुत अच्छे म्यूजिशियन, कंपोज़र, सिंगर और इंतहाई अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं जिनको पूरी दुनिया में पजीरा है। है कि बप्पी लहरी साहब को आप बैठ के नहीं सुन सकते, मतलब you'll always move। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी हमें भी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मजीद बात करेंगे। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करते हैं। एवन फील्ड रेफरेंस से मुतालिक नैब ने मरियम नवाज के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए अजहर सिद्दीक एडवोकेट की खिदमात हासिल कर ली हैं और मरियम नवाज की अपील पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जी बिल्कुल, तो मरियम नवाज के खिलाफ ये अपीलों की समाअत है और ऐसे में नैब की जानिब से मदद हासिल की गई है, खिदमात हासिल की गई हैं अजहर सिद्दीक एडवोकेट जो कि मशहूर मारूफ वकील हैं उनकी जानिब से, और मरियम नवाज की जानिब से जो इन सज़ाओं का मामला था उसके खिलाफ अपील की गई थी और वो अपील दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और अब एवन फील्ड के रेफरेंस में इस मामले को
कल देखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, और ये समात हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि जो लास्ट समात हुई थी उसमें नैब को यही कहा गया था कि अभी तक की जो नैब की कारकर्दगी रही है कुछ भी साबित नहीं हुआ। जो इस किस्म के रिमार्क सामने है, उसके बाद लग ही रहा था कि शायद अब जो मरियम नवाज के लिए मामलात हैं वो कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। लेट्स सी। अब वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट शामिल करते हैं जिसमें लिखते हैं कि रजा रब्बानी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, वो ये लिखते हैं कि PIA के सिवा किसी को अंदरूनी मुल्क परवाज की इजाज़त ना हो। ये लोग अभी तक मार्क्सिज्म में फंसे हुए हैं। 1970 में पीपल्स पार्टी ने नेशनलाइजेशन ना की होती, आज हम आलमी इक़्तिसादी ताकत होते। ऐसे लोगों के मशवरों ने मुल्की इदारों का बेड़ा गर्क किया है। 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनकी जानिब से फैसला किया गया था कि जितने बड़े इदारे हैं उनको कौमिया लिया जाए, यानी कि उनको सरकारी तहवील में ले लिया जाए। तो उसके हवाले से ये फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे। और अभी एक नई एयरलाइन के आने की भी बाज़गश्त चल रही है। कहा जा रहा है कि एक नए एयरलाइन को 3 तैयारों के साथ ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है। तो शायद इस हवाले से कुछ तस्करा हुआ है। तो रज़ा रब्बानी ने उस पर बयान दिया था, फवाद चौधरी साहब उस पर रिएक्ट कर रहे थे। ज़बरदस्त। अब इजाज़त लेते हैं आपसे, वक्त हो चुका है, क्योंकि अब हम जज्बे से, जोशो जज्बे से इजाज़त लें। नहीं, इजाज़त हमेशा गुड बाय होते हैं, वो हार्ड होते हैं। लेकिन चलें जी, हम कल फिर आपसे मुलाकात के लिए नेवर आएंगे। से गुड बाय। हाँ, Until we see you again. कल आपसे मुलाकात करेंगे, और इस दुआ के साथ कि आप खुश रहें और खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।